नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज हम बात करेंगे दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले अपने देश भारत की, जो खुद लोकतांत्रिक पैमानों पर आधारित सूचकांक में इस साल और नीचे गिरकर 167 देशों के बीच 53वें नंबर पर खड़ा हुआ। तो क्या इसका एक कारण वो राजनीति है जहां संसदीय मर्यादाओं को भुला दिया गया? ऐसी ही संसद के सदन के भीतर वो सारे नियम तोड़ दिए गए जिनका पालन सदस्यों को करना था, और हुआ ये कि विपक्ष का आरोप है कि बाहरी लोगों को मार्शल बनाकर संसद के भीतर सरकार लाई। जवाब में सरकार कहती है कि कुल 30 मार्शल थे जो नियम के तहत सदन की मर्यादा की रक्षा के लिए मौजूद थे। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि मार्शल से महिला सांसदों को धक्का दिलवाया गया। तो जवाब में सरकार कहती है कि विपक्ष के नेताओं ने सदन में महिला मार्शल को घसीटा, खींचा और पीटा भी। अब राहुल गांधी यह आरोप लगाते हैं कि हमारे देश में पहली बार संसद में राज्यसभा के भीतर सांसदों की पिटाई कराई गई। तो जवाब में सरकार के मंत्री कहते हैं कि विरोधी सांसदों ने एक मार्शल की गर्दन दबाकर हमला किया। तो विपक्ष के नेताओं का यह भी आरोप है कि जबरदस्ती बिल पास कराने का काम सरकार ने किया, और सरकार के मंत्री जवाब देते हैं कि विपक्ष के नेताओं ने धमकी दी थी कि बिल पास कराने की कोशिश की तो भयंकर परिणाम आपको भुगतने होंगे। मतलब यह हुआ कि सिर्फ एक जगह पर सरकार के मंत्रियों और विपक्ष के नेताओं का बयान एक जैसा रहा, जब दोनों ने एक दूसरे पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। और हम वो पन्ने आपको दिखाएंगे जिसका हेडर है संसदीय शालीनता और शिष्टाचार, लेकिन इन पन्नों में दर्ज एक एक शब्द का पालन माननीय सदस्यों को करना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हुआ? सोचिए। महात्मा गांधी ने लिखा था कि लोग संसद में अच्छे सदस्य चुनकर भेजते जो तनख्वाह ना ले, लोगों की भलाई के लिए संसद में जाएं, वो खुद सुशिक्षित और संस्कारी हो ताकि उनसे भूल ना हो। ऐसी संसद में ना तो अर्जी की जरूरत होना चाहिए, ना ही दबाव की। लेकिन राष्ट्रपिता के जो विचार संसद और सांसदों के लिए थे, वो सदन के भीतर की इन तस्वीरों को देखकर अपनी आंख, कान और मुंह तीनों बंद कर लेते। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। ये तस्वीरें जनता के संसद पर भरोसे को चोट पहुंचाती हैं, जहां मार्शल और विपक्ष के सांसद आमने सामने होते हैं। धक्का मुक्की है, खींचतान है और लोकतंत्र को लहूलुहान करने के आरोप भी। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? मात्र 12 महिला मार्शल्स और 18 पुरुष मार्शल्स, कुल 30 मार्शल्स, 18 मेन पुरुष, 12 महिलाएं, सिर्फ 30 मार्शल्स डिप्लॉय हुई थी। और उतनी जरूरी थी क्योंकि इतने बड़े प्रहार के सामने, और ये प्रहार 9 तारीख को आप सबने देखा था, टेबल की सुरक्षा, चेयर की सुरक्षा के लिए ये तैनात थे। महात्मा गांधी ने कहा था, संसद के सदस्यों का समाज से इतना गहरा जुड़ाव और संवाद होना चाहिए कि किसी को अपना दुख कहने की जरूरत ही ना पड़े और संसद पहल कर दे। लेकिन हमारे देश की संसद में सदस्यों का समाज से ज्यादा क्या हंगामे से जुड़ाव है, और संवाद की जगह संग्राम का चुनाव माननीयों ने किया है। ऐसी संसद जहां जनता के दुख को दूर करने की जगह जनता को ही दुख पहुंचाने की तस्वीरें सामने आती हैं। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। विपक्ष हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है, ना बेरोजगारों की बात कर सकता है, ना इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, ना पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है। विपक्ष ने सड़क से संसद तक सिर्फ अराजकता, अराजकता और अराजकता, ये विपक्ष का एकमात्र एजेंडा रहा। एक घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। महात्मा गांधी ने लिखा था, ऐसी स्थिति आनी ही नहीं चाहिए कि लोगों को झुंड में तब्दील होना पड़े और संसद को अपनी बात सुनाने के लिए चीखना चिल्लाना पड़े। लेकिन देश की संसद में ही झुंड बन जाता है। ऐसा झुंड चीखता चिल्लाता है कि संसद का वो शोर मानसून सत्र के वक्त से पहले अनिश्चित काल के लिए खत्म होने के बाद भी शांत नहीं होता। एक तरफ कांग्रेस के साथ दूसरे कई दलों के 14 नेता जाते हैं और राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू से शिकायत करते हैं
दूसरी तरफ सरकार के मंत्री भी जाकर सदन की मर्यादा को तोड़ने का आरोप विपक्ष पर लगाकर अपनी शिकायत वेंकैया नायडू के पास दर्ज कराते हैं। तो सवाल उठता है, जिस संसद में सांसदों के लिए बनी संसदीय शालीनता और शिष्टाचार के नियमों में लिखा गया कि सदस्य सदन में आते या जाते वक्त या फिर अपनी सीट पर बैठने या उठने से पहले भी अध्यक्ष पीठ की तरफ नमन करेंगे, उसी सदन का सामने आया ये वीडियो दिखाता है कि चेयरमैन की कुर्सी के ठीक आगे 3 स्तर के घेरे में मार्शल खड़े हैं। उनके सामने विपक्षी सांसदों की भीड़। महिला मार्शल को महिला सांसद खींच कर ले जाती दिखती हैं। तो फिर कहाँ गया सदन में शालीनता और शिष्टाचार वाला पाठ? जितने सांसद नहीं है उतने मार्शल को खड़ा कर दिया गया था। और यहाँ पे चोट आई है, यहाँ पे चोट आई है, दोनों बाजुओं में चोट आई है, कमर पे चोट आई हुई है, पसली पे चोट आई हुई है। कहाँ पे टेबल पर खड़े होने के लिए है? कौन सी दुनिया में कहाँ, कौन से एटिकेट में लिखा है कि टेबल पे खड़ा हुआ जाता है? किताबें हमेशा ज्ञान लेने के लिए होती हैं, चेयर पे फेंकने के लिए नहीं होती है। ये कहाँ लिखा है कि संसद के कानून और पेपर पढ़कर के लोगों के हितों की बात करने के लिए होते, फाड़ के फेंकने के लिए नहीं होते। तो सवाल उठता है कि ऐसी नौबत ही क्यों आई कि जिस उच्च सदन में ये माना जाता है कि ज्यादा धीर और गंभीर, ज्यादा शिक्षित, ज्यादा अनुभवी सदस्य पहुंचते हैं, उसी राज्यसभा में पहले 10 अगस्त को ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां सदस्य मेज पर खड़े हो गए। दावा है रूल बुक फेंकी गई। संसद में सदस्यों के लिए शालीनता और शिष्टाचार के नियम में लिखा गया कि 2 सदस्य एक साथ सदन में नहीं खड़े होंगे। सदस्य अपनी तय जगह छोड़कर कहीं बोलने और नहीं जाएंगे। कोई सदस्य अध्यक्ष पीठ की तरफ अपनी पीठ करके खड़ा नहीं हो सकता, बोल नहीं सकता। तो फिर उसी सदन के भीतर मर्यादा तोड़े जाने पर चेयरमैन वेंकैया नायडू 11 अगस्त की सुबह भावुक होते हैं। I have no words to convey my anguish and to condemn such acts as I spent a sleepless night. और 11 अगस्त को ये ऐसी नौबत आ जाती है कि एक सदस्य आगे चढ़कर मेज पर खड़े हो गए। मार्शल्स को लांघकर मेज पर चढ़कर पार जाने की कोशिश की जाने लगी। पर्चा फाड़कर उड़ाने का काम किया गया। विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार ने जानबूझकर इंश्योरेंस बिल आनन फानन में पास कराने के लिए विपक्ष को दिया भरोसा तोड़ा था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद उन्होंने फिर एक बिल, इंश्योरेंस बिल, डीनेशनलाइजिंग 4 कंपनियों को उन्होंने जो किया, उसके विरोध में हमने ये कहा कि ये बिल तो आज आने वाली नहीं थी। तो क्या यही सच है? क्योंकि इंश्योरेंस बिल पेश होने के बाद ही उसकी कॉपी तक विपक्षी सांसदों की तरफ से फाड़ दी गई। लेकिन सरकार कहती है कि धमकी तो विपक्ष ने पहले ही दे दी थी। We were threatened if you try to pass the bill, insurance bill and other bill by evening after the passage of OBC bill, then more disastrous situation you can see in the evening. What had happened yesterday, that was climbing on the table. More than that, it is going to happen. क्या इसी कारण संसद शर्मसार हुई? और फिर एक तरफ विपक्ष ने जब सत्र खत्म होने के बाद कई मुद्दों पर मार्च निकालकर अपनी एकजुटता सरकार के खिलाफ दिखाई, सरकार पर ही संसदीय परंपरा को धूमिल करने का आरोप लगाया, तो सरकार की तरफ से 1-2 नहीं बल्कि 8 मंत्री ऐतिहासिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, विपक्ष के आरोपों का जवाब ताकि दे सके। लोकतंत्र की हत्या हुई हमने देखा है। मार्शल के ड्रेस पर बाहर से प्राइवेट लोग आकर हमारे महिला सांसद और हमारे सभी सांसदों के ऊपर हमला करने की कोशिश की। मुझे लगा ये मार्शल नहीं थे, मार्शल लॉ लगाया था राज्यसभा में और पार्लियामेंट में। न्यू लॉ इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का प्रदर्शन हमने राज्यसभा में प्रमुख विपक्षी दलों के व्यवहार में देखा। उन्होंने टेबल पे नाच के, और एक तो इतना बड़ा रूल बुक मोटा चेयर के ऊपर फेंका गया कि अगर उस समय चेयर पे कोई बैठा होता या सेक्रेटरी जनरल नीचे बैठे थे, उनको लगता तो घायल ही नहीं होते। बहुत बुरी तरीके से कातलाना हमला किया गया चेयर और सेक्रेटरी जनरल पे। एक दूसरे पर ये आरोप उस सदन के भीतर लग रहे हैं जहां शिष्टाचार के नियमों में लिखा है कि कोई सदस्य राज्यसभा की कार्यवाही में रुकावट नहीं डालेगा, चिल्लाएगा नहीं। जब राज्यसभा में कोई भाषण दिया जा रहा हो, उस बीच किसी तरह की कोई भी टीका टिप्पणी नहीं होगी।
लेकिन वो सारी शालीनता की गढ़ी गई परिभाषाएं भुलाकर संसद को राजनीति का वो नया अड्डा बना दिया गया, जहां से अब जनता के हित का हल नहीं, सिर्फ अपनी सियासत की ढफली के साथ अपना अपना बेसुरा राग का कोलाहल जनता के कानों तक पहुंच रहा है। मौसमी सिंह और पौलमी साहा के साथ आनंद पटेल, दिल्ली आज तक। कभी आपने सोचा कि आखिर क्यों तमाम अभियानों और सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद जनता 100% मतदान करने कभी नहीं उतरती? क्योंकि बहुत से लोगों को यह लगता है कि वोट देकर भी क्या फायदा, क्योंकि जब संसद में भी मर्यादा टूटती है तो जनता का भरोसा भी डगमगाता है। 2018 में लोकनीति CSDS के एक सर्वे में जो परिणाम सामने आए उसे अब हम आपको दिखाते हैं। 8 राज्यों में तब के सर्वे में यह पता चला था कि सेना पर सबसे ज्यादा 77% लोग अपना भरोसा रखते हैं, लेकिन संसद पर विश्वास रखने की बात सिर्फ 36% लोगों ने कही थी। चुनाव आयोग पर 33% लोगों ने अपना विश्वास जताया। विधानसभाओं पर भरोसा और घटकर 32% पर आ गया। हैरानी इसे कहिए या फिर बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात, और वो ये कि राजनीतिक दलों ने बहुत कम देश के लोगों का विश्वास हासिल किया है। आंकड़ों में देखें तो -1.75% सिर्फ। आप अंदाजा लगाइए कि यह कितना कम है। भरोसा घटने का मतलब है दुनिया को लोकतांत्रिक मूल्यों का पाठ पढ़ाने वाले हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, जिससे निपटना बहुत जरूरी है। जरूरी है कि जांच हो और संसद में मर्यादा तोड़ने वाले हर माननीय सांसद पर कार्रवाई भी अवश्य हो। भरोसा तब भी राजनेताओं पर कमजोर होता है जब हमें यह पता चलता है कि जो खेती किसानों के लिए देश के किसी भी राज्य में फायदे का सौदा नहीं बन पा रही है, वही खेती, वही कृषि जब सत्ता में बैठे हमारे नेता करते हैं तो ये समझ लीजिए आलू बोते हैं और सोना उगाते हैं, गन्ना बोते हैं, पैसों की चाशनी पाते हैं। महाराष्ट्र हम आपको लिए चलते हैं, जहां सबसे ज्यादा किसान आज आत्महत्या करते हैं, लेकिन नेता खुशी खुशी खेती करते हैं और खूब कमाते हैं। कर्ज के फंदे में झूल जाने वाले किसानों के लिए हर राज्य की राजधानी से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक राजनीति तो फलती फूलती है। किसान कुछ नहीं पाता, राजनेता सब कुछ पाते हैं। गवाही है कि महाराष्ट्र, जहां किसानों पर 1,54,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जहां देश में सबसे ज्यादा 38% किसान खुदकुशी के लिए मजबूर होते हैं, उसी महाराष्ट्र में 76% मंत्री अपनी कमाई का जरिया खेती और किसानी बताते हैं। ये बात सुनकर यह अचंभा होता है। और दावा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से लेकर उनके बेटे और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, डिप्टी सीएम अजित पवार, ताकतवर मंत्री छगन भुजबल, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे समेत महाराष्ट्र के मंत्री और उनके परिजनों के नाम पर जितनी कंपनियां हैं, उनमें सबसे ज्यादा कृषि से ही जुड़ी हैं। महाराष्ट्र में अगर मंत्री और उनके परिजनों के नाम कुल 161 कंपनियां दर्ज हैं, तो इनमें 42% कंपनियों का संबंध सीधे कृषि क्षेत्र से है। सवाल उठता है, आखिर जब मंत्री और उनके घर वाले किसानों के नाम पर अलग अलग फैक्ट्री खोलकर कमा लेते हैं, तो किसान क्यों नहीं कमा पाता? किसान के लिए क्यों खेती घाटे का सौदा है? आज तक की टीम इस सच को जानने के लिए सबसे ज्यादा किसानों की खुदकुशी के लिए कुख्यात विदर्भ के अकोला जिले के किसानों के बीच पहुंची। यहाँ किसान प्रमोद पागरुत और गणेश राउत का जवाब सुनिएगा। राजकारणी पॉलिटिकल लोग क्या करते हैं, इसमें रहते तो ये जो योजना किसानों के लिए है, ये योजना खुद ही अपने नाम ले लेते, और उनको जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अधिकारी हो या तो फिर बैंक वाले डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, इनका उनका भाई साहब का काम पहले कर देते, क्योंकि वो मंत्री जी रह चुके रहते, आमदार रह चुके रहते, खासदार रह चुके रहते, तो उनका काम पहले करते। वो किसानों को लिए तो बोलते ये कागज ला, वो कागज ला। माल आता वो कम दाम में बेचना पड़ता, और नेता लोगों की जो फैक्ट्रियाँ है उसमें अगर गया तो उसका प्रोसेसिंग करके किसकी कुछ भी लो, सोयाबीन लो, कपास लो, उसके भाव दुगने हो जाते हैं। पूरा प्रॉफिट पूरा फैक्ट्री वालों को मिलता, किसानों को कुछ प्रॉफिट ही नहीं मिलता। यानी महाराष्ट्र के किसानों के मुताबिक मंत्री और नेताओं की कंपनी को उनके रसूख के दम पर हर सुविधा थाली में सजा कर मिलती है, और आम किसान तो सिंचाई का पानी और बिजली तक पाने के लिए दौड़ता रह जाता है। साथ ही किसान को उसी माल की कम कीमत मिलती है जिसके बदले नेताओं की फैक्ट्री धन उगलती है।
पूरे देश में सबसे ज्यादा शुगर मिल अगर किसी राज्य में नेताओं से सीधे जुड़ी हुई है वो महाराष्ट्र है। जैसे इसी शुगर मिल को लीजिए, ये स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से जुड़ी है। यहाँ किसानों को तुरंत गन्ने का पैसा तो मिल जाता है, लेकिन आरोप है कि शुगर मिल में नेता जो पैसा दूसरे प्रोडक्ट पर कमाते हैं वो किसानों की जेब में नहीं पहुँचने पाता। शुगर फैक्ट्री में बाय प्रोडक्ट होता है, शराब बनती है, दूसरे पेपर बनता है, दूसरे कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट का हिसाब कोई भी नहीं देता कि किसानों के पास से गन्ना लेने का, उसे बाय प्रोडक्ट बनाने का और किसान को चूना लगाने का, यही मकसद बस महाराष्ट्र के शुगर फैक्ट्री या सहकार का है। ये तो हमारा दुर्भाग्य है। ये भी जानकारी आती है कि महाराष्ट्र के मंत्रियों की जो कंपनियां हैं वो होटल के क्षेत्र में 4% है, शिक्षा की फील्ड में 2%, सर्विस देने के लिए 8%, ऊर्जा में 7%। सबसे ज्यादा कंपनी मंत्री और उनके घर वालों की 42% तक कृषि के क्षेत्र में। आखिर ऐसा क्या है कि नेताओं को खेती से जुड़ी फैक्ट्री और कंपनी खोलना ज्यादा फायदेमंद लगता है? नागपुर में किसान नेता विजय जावंधिया से हमने इस अहम सवाल का जवाब पूछा। ये अपना इनकम ये खेती में से बताते हैं, क्योंकि खेती के इनकम पर इनकम टैक्स नहीं है। नेताओं, अफसरों की और पूंजीपतियों की खेती मुनाफे की इसीलिए है कि उनके पास में नंबर 2 का पैसा है, वो उसको नंबर 1 में कन्वर्ट करते हैं। अब बात सीधी सी ये आ जाती है कि अगर सत्ताधारियों के लिए वही खेती सोना उगलती है जिसके लिए महाराष्ट्र का किसान जान देने को लाचार होता है, अगर खेती वाली कंपनियों से सत्ता में बैठे नेताओं और घर वालों का जमकर विकास हो सकता है, तो फिर आम किसानों के लिए वही विकास मंत्र क्यों नहीं नेता और मंत्री बताते हैं? नागपुर से योगेश पांडे के साथ धनंजय सांवले, अकोला आज तक। आगे बढ़ते हैं। एक न्योता क्या आने वाले दिनों में राजनीति की दस्तक देने वाला बड़ा मुद्दा बनेगा? कहानी यह है कि एक तरफ पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा पर मानवाधिकार आयोग ने ममता बनर्जी की सरकार और पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रखा है, और दूसरी तरफ अब ममता बनर्जी को इटली की राजधानी रोम में दुनिया को शांति देने का संदेश देने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम का आमंत्रण भेजा गया है। पिछले दिनों दिल्ली में बारिश के बीच पीएम मोदी खुद छाता लगाकर संसद पहुंचे और मीडिया से मुखातिब हुए थे। इसे उनके समर्थकों ने सादगी बताते हुए जमकर तारीफ की थी। खुद को प्रधानमंत्री के मुकाबले खड़ा करने में जुटी ममता ने इसका जवाब बाढ़ का जायजा लेने के लिए खुद पानी में उतर कर दिया। 2024 में विपक्ष का चेहरा बनने के लिए जोर लगा रही ममता बनर्जी की दावेदारी को मजबूत बनाने के लिए उनकी पार्टी इटली में इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस से आए बुलावे को बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। ममता बनर्जी को 6 और 7 अक्टूबर को रोम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया गया है, जहां वो पोप फ्रांसिस, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल जैसी दुनिया भर की शख्सियतों के बीच उपस्थित होंगी। निमंत्रण पत्र में ममता बनर्जी को महत्वपूर्ण चुनावी जीत और 10 साल से अधिक समय से सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण कार्य और शांति के प्रयासों के लिए बधाई दी गई है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल राजनीतिक हिंसा के लिए बदनाम हो, जहां पर सबसे ज्यादा सियासी हत्याएं होती हो, उस राज्य की मुख्यमंत्री को शांति सम्मेलन में बुलावा दिया जाना बीजेपी को नहीं पच रहा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से राजनीतिक हिंसा हुई थी वो देश अभी तक नहीं भूला है। इसीलिए जब ममता को रोम से विश्व शांति सम्मेलन कार्यक्रम का निमंत्रण मिला तो कोलकाता से दिल्ली तक राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। टीएमसी ने इसे फौरन देश के मान को बढ़ाने वाला बताया तो बीजेपी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। सारा दुनिया में ये साबित हो गया कि भारत में दंगाबाजी, लूटबाजी, जबरदखल, गुंडाई का मैसेंजर है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। सारा भारत में जो शांति का बानी प्रचार करते हैं, शांति चाहते हैं और देश को शांति रखने के लिए जिसका जरूरत है 100 साल जीने का, उसका नाम है ममता बनर्जी। किसने बुलाया, कहाँ बुलाया, इटली किसकी जगह है, तो ये सारी मिली भगत जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आती है। और शांति का प्रतीक किसको बताया गया? जो पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अशांति फैला रही है उसको शांति का प्रतीक कहते हैं। जो 10 वर्षों में यहाँ पर इतने खून हुए, इतनी हत्याएं हुई, क्या विदेश में बैठे पोप नहीं जानते? क्या उन्हें दिखाई नहीं देता? पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है। हाल ही में मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट भी राज्य की इस पुरानी बीमारी की तरफ इशारा करती है।
मानवाधिकार आयोग की कमेटी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की स्थिति को कानून के शासन की जगह शासक के कानून का प्रदर्शन करार दिया था। सीबीआई से जांच की मांग करवाने की सिफारिश करते हुए कमेटी ने कहा कि इस मामले में मुकदमा राज्य के बाहर चलाया जाए। कमेटी ने रिपोर्ट में लिखा कि सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों की तरफ से हिंसा मुख्य विपक्षी दल के समर्थकों को सबक सिखाने के लिए की गई थी, जिसमें लोगों की शिकायतों और पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर में भारी अंतर है। पश्चिम बंगाल में पहले लेफ्ट और अब ममता बनर्जी पर अपने सियासी विरोधियों के खिलाफ सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का आरोप लगता रहा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की दिलचस्पी इन इल्जामों का जवाब देने के बजाय फिलहाल रोम से बुलावे को राजनीतिक रूप से कैश करवाने में ज्यादा दिख रही है। आज तक ब्यूरो। जहां लोग पानी को तरसते थे, वहां अब लोग बाढ़ से परेशान। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हाहाकार पर पूरी रिपोर्ट हम दिखाएंगे आपको दस्तक के अगले हिस्से में। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक।